नमस्कार मित्रों, आज 16 अक्टूबर है और 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाती है, वर्ल्ड फूड डे। क्यों मनाती है? क्योंकि इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी भूख का सामना करना पड़ रहा है और हमारी मानवता पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रही है क्योंकि लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे भी इस धरती पर कुछ लोग हैं जो ओवरवेट हैं। करीब करीब 2 अरब आदमी इस धरती पर ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं और इनमें से और इसी धरती पर एक साथ जहां लोग ओवरवेट हैं, उसी समय इस धरती पर करीब करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, यानी वो भूखे हैं, हंगर से ग्रसित हैं। तो इन विरोधाभासों को देखते हुए और ये भी देखते हुए कि इस धरती पर अन्न पर्याप्त मात्रा में उपज रहा है, ये अलग बात है कि अगर आप न्यूट्रिशन वाइज देखिएगा कि प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट सबको मिला जुला कर संतुलित आहार अगर सोचिएगा तो वो तो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप कैलोरी वाइज केवल काउंट कीजिएगा तो इस धरती पर अभी भी पर्याप्त से ज़्यादा अनाज उपज रहा है। हालांकि इधर कोविड के समय में कुछ तो अंतर आया है, लेकिन फिर भी ये सब अनाज होते हुए भी लोग भूखे हैं क्योंकि करीब करीब 40% अन्न जो है कम से कम भारत में बर्बाद होता है और भी देशों का अगर आप जोड़िएगा तो अच्छा खासा अन्न जो है जो उपजता है वो यूज नहीं हो पाता है। तो ये सब जो विषमताएं हैं, इन्हीं को एड्रेस करने के लिए और इनको एक मंच प्रदान करने के लिए, इन पर विचार करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग इस पर इकट्ठे होकर के विचार करें, आंकड़ों का विश्लेषण करें और एक नीति बनाई जा सके जिसके द्वारा मानव जाति को भूख से छुटकारा दिलाया जा सके। हालांकि एक और भी बात है, यूनाइटेड नेशंस का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो प्लान है उसका, और ये जो प्लान है जो पार्ट 2 है जो 2015 के बाद लागू हुआ है, और ये जो प्लान है इसमें कहा गया है कि 2030 तक इस धरती से भूख को ख़त्म कर लेना। तो ये भी टारगेट है कि 2030 तक जो हमको ख़त्म करना है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है हमारा, और इस गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टाइप 2 पार्ट 2 जो है, तो इसको अचीव करने के लिए भी ज़रूरी है कि आखिर ये जो है कि एक दिन मनाया जाए जिस दिन लोगों को इस मुद्दे पर सोचने के लिए विवश किया जाए कि आखिर लोग भूखे क्यों हैं इस धरती पर। तो इसीलिए ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। लेकिन 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता? क्योंकि इसी दिन पूरे विश्व में एक संस्था की स्थापना की गई थी, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो खाद्य और कृषि संगठन है, ये यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है। यूनाइटेड नेशन खासकर जो सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का जो पार्ट है, उसी का काउंसिल जो है उसी का एक पार्ट है FAO। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो FAO का हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो इसीलिए इस दिन का चयन किया जाता है कि इसी दिन जो है ये मनाया जाता है। कब से मनाया जाने लगा है? इसको मनाने का ट्रेंड 1980 से शुरू हुआ, क्योंकि 79 में एक मीटिंग हुआ है, और ये मीटिंग जो हुआ है वो डॉक्टर पाल रोमानी ने उस मीटिंग में प्रोजेक्ट प्रपोज किया है। नवंबर 1979 में एक मीटिंग हुआ जिसमें डॉक्टर पाल रोमानी जो थे, उन्होंने कहा कि एक दिन को मनाया जाए वर्ल्ड फूड डे के रूप में, ताकि लोगों का ध्यान और सरकारों का ध्यान, नीति नियंत्रण जो हैं उनका ध्यान इस पर आकर्षित किया जाए कि लोगों में जो भूख जो एक समस्या है मानवता के लिए, तो इसको कैसे दूर किया जाए। और एक तरफ ओवरवेट का समस्या है, एक तरफ अंडरवेट का समस्या है, इससे कैसे लड़ा जाए। तो एक इसके लिए अलग से मिल बैठ करके और केंद्रित होकर के विचार करना ज़रूरी था। इसीलिए ये दिवस को मनाने का चलन चला आ रहा है। 1982 ईस्वी से इसमें अलग अलग थीम दिए जाते हैं, और इस बार भी थीम दिया गया है। और जैसे कि 2020 में जो थीम है, ग्रो, न्यूरिश एंड जो है कि सिस्टम टुगेदर, मिलजुल करके हमें लड़ना होगा भूख से। तो ये जो दिया गया है, और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो 2019 में हेल्दी डाइट का ये था, स्लोगन था। फिर 2017 में माइग्रेशन के बारे में था, और 2016 में क्लाइमेट चेंज के बारे में था, और 2019 में हेल्दी डाइट के बारे में था। अलग अलग स्लोगन और थीम के साथ ये दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं, आज हम इसी चीज़ों पर चर्चा करेंगे वर्ल्ड फूड डे पर।
तो उसके पहले ये ज़रूरी है जानना कि आखिर ये समस्या क्या है। समस्या ये है कि जैसा मैंने बताया कि ये करीब करीब अगर आप देखिएगा कि इस धरती पर हंगर कितना है, तो आपको जो आंकड़ा मिलेगा कि 2015-16 में के आसपास में करीब करीब 68 करोड़ जो थे वो भूखे थे। और फिर वही आंकड़ा जो है इधर हाल के दिनों में बढ़ करके कहा जा रहा है कि अब अभी जो है करीब करीब 80-90 करोड़ लोग भूखे हो गए हैं, जिसमें से करीब करीब 13 करोड़ लोग जो हैं इधर कोविड के एरा में और भूखों की संख्या बढ़ी है। तो इसीलिए अब मानवता को जागना होगा और इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। और हमारा गोल भी है, जैसा कि हमने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है यूनाइटेड नेशंस का, वो जो गोल कहता है जो 2030 तक हमें इस धरती से हंगर को मिटा देना है। तो ये जो मिटाने के लिए जो इंडिकेटर्स बनाया गया है कि कैसे नापना है और कैसे मिटाना है, तो इसलिए भी जो है कि ये दिवस की महत्ता बढ़ गई है। तो आखिर ये कैसे मिटेगा, इसी को एड्रेस करने के लिए जो है कि ये दिवस मनाया जाता है। और इसमें और भी कुछ बातें समझ लेने लायक हैं कि पूरे विश्व में अगर 80-90 करोड़ लोग हैं जो कि भूखे हैं, तो उसमें से 20 करोड़ लोग अकेले भारत में हैं जो भूखे हैं। तो और भारत का स्थान जो है ह्यूमन हंगर इंडेक्स में देखिएगा तो दिन ब दिन और ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि 2014 ईस्वी में जो भारत 50 में 60 में रैंक पर था, वो अब जो है कि घट करके उसका रैंक 102 पर आ गया है। जो अभी हाल का जो आया है ह्यूमन हंगर इंडेक्स, उसके हिसाब से भारत जो है वो 102वें स्थान पर खड़ा है। हालांकि 2019 में भारत 103वें स्थान पर था, लेकिन 1 अंक की बढ़ोतरी हुई है। ये बढ़ोतरी कुछ खास नहीं कही जाएगी। और अगर देखिएगा तो अगले साल का जो आंकड़े में भारत और भी पीछे जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कोविड के चलते जितने लोग बेरोज़गार हुए और उसके वजह से जो है कि निश्चित रूप से ये हंगर और बढ़ा है। तो अब हम आते हैं कि इसको मापा कैसे जाता है। तो अगर देखिएगा तो जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो निकाला जाता है, तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में ये देखा जाता है, 4 चीज़ें देखी जाती हैं कि कितने लोग भूखे हैं। उसमें फिर ये भी देखा जाता है कि कितने लोग जो स्टंटेड रह गए हैं, कितने बच्चे जो हैं स्टंटेड हैं, कितने बच्चे वेस्टेड हैं। और स्टंटिंग वेस्टिंग जो होता है, वो स्टंटिंग का मतलब हुआ कि जो मीडियम लंबाई होना चाहिए उस उम्र में, उतना लंबाई को वो नहीं हो पाए वो बच्चे। और जो वेस्टिंग मतलब जो वेट होना चाहिए उतना वेट वो 2 स्टैंडर्ड और नीचे चले गए। तो ऐसे ये जो मापने का क्राइटेरिया है। तो जो वेस्टिंग होता है वो एक्यूट न्यूट्रिशन को दर्शाता है, माल न्यूट्रिशन को दर्शाता है, और जो स्टंटिंग होता है वो क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को दर्शाता है। माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपका ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाएगा, जिसमें ओबेसिटी शामिल है। तो अगर उस आंकड़े को देखिएगा तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन अभी अगर हम केवल इस चीज़ का बात करेंगे कितने लोगों को हंगर है, तो फिर निश्चित रूप से ये आंकड़ा जो है अभी करीब करीब 80-84 करोड़ के आसपास है। और इससे निपटने के लिए जो है अभी इस साल एक और अच्छा काम हुआ है। इस बार का जो नोबेल शांति पुरस्कार है जो 2020 का, वो दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो उसमें भी इनका कहना यही है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जो कि 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ये लगातार जारी है, इसका काम है ऐड देना। और ये एक संस्था है जो जिसकी शुरुआत की गई थी ये ध्यान में रख करके कि जहाँ भी लोग फूड की कमी है, जहाँ पर अकाल पड़ गया, वहाँ पर फूड पहुँचाना। तो इसका खरबों का बजट है, अरबों का बजट है, और इसको खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और जो है कि आपका यूरोपियन यूनियन से अच्छा खासा इसको पैसा मिलता है, और जिसके बलबूते ये अपना ह्यूमैनिटेरियन काउज करते रहता है। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है धरती पर जो उपलब्ध है, और इसके पास करीब 3000 से ज़्यादा वायुयान हैं और समुद्री जहाज़ है इसका अपना, जो कि इधर से उधर कैरी करने में मदद करता है और बहुत सारे चीज़ों में ये कैरी करता है। तो आखिर इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया, नोबेल शांति प्राइज़? वो इसलिए क्योंकि अभी जो कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोग, और जो है कि ये दिया गया है इस मायने में कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसका पास्ट में भी बहुत अच्छा काम है, प्रेजेंट में भी अच्छा काम है, और फ्यूचर में भी अच्छा होने वाला है। क्योंकि जो कोविड के बाद जो बहुत लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत लोग के पास भोजन खरीदने का पैसा नहीं है, तो उन लोगों के को ध्यान में रख करके इसकी महत्ता और बढ़ जाती है कि वर्ल्ड फूड जो प्रोग्राम है ये लोगों को एक निगाह में आ जाए।
क्योंकि अगर आप देखिएगा तो ये तो मिलियंस में ही इसको इसमें रकम मिलता है प्राइज़ में, लेकिन इसका बजट बिलियंस में है। तो वैसे तो अगर देखिएगा तो प्राइज़ मनी के हिसाब से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कुछ खास नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसके चलते क्या होगा, लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा। पूरे साल तक चर्चा होगी इसकी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है नोबेल प्राइज़, तो उसके वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और जो है सब लोग जो है अपना डोनेशन करना शुरू करेंगे और लोग भी डोनेट करेंगे, और जो डोनेशन की वजह से जो है कि उसमें सरप्लस आएगा। तो शायद यही सोच करके इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार जो है कि वो दिया गया है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, कि जो अब जो इतने लोग अलग से बेरोज़गार हो गए हैं और उसकी वजह से जो भूखों की संख्या बढ़ेगी धरती पर, तो उससे काबू पाने के लिए, उससे निपटने के लिए जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है, मानवीय मदद, वो मुहैया कराया जा सके, और इसलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और तो ये जो है संस्था ये हमेशा लगी हुई है ह्यूमैनिटेरियन काउज में। अब हम आते हैं कि आखिर जो हम जैसा कि बता रहे थे कि इसको मापने का जो क्राइटेरिया है हंगर इंडेक्स, तो अगर आप देखिएगा भारत का कंडीशन, तो भारत में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो है कि इसका रैंक बहुत ख़राब है, 102वां स्थान है। और अगर आप देखिएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिएगा तो भी इसका स्थान बहुत पीछे में आता है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है कि इसका स्थान जो है कि बहुत पीछे आता है, 129वां स्थान है। 189 देशों में 129वां स्थान है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, और इसमें भी भारत 1 अंक ऊपर आया है 2019 के कंपैरिजन में। तो आप जब देखिएगा कि आपका हंगर इंडेक्स में 102वां है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 129वां स्थान है, लेकिन आप जब देखिएगा तो हंगर इंडेक्स में बहुत सारे देश भारत से ऊपर हैं। जैसे आपको आश्चर्य होगा, पाकिस्तान का स्थान भारत से ऊपर है, श्रीलंका भारत से ऊपर है, भारत से ऊपर आपका ये बहुत सारे, नेपाल भी भारत से ऊपर है। तो भारत का स्थान खराब होने का कारण ये है क्योंकि जब आप इसमें देखिएगा कि हंगर इंडेक्स में जो क्राइटेरिया है निकालने का, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि कितने परसेंट जो आपका पॉपुलेशन है जो स्टंटेड है, कितने परसेंट पॉपुलेशन है जो वेस्टेड है, और इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या है, और साथ ही साथ कितने परसेंट लोग भूखे हैं। तो ये सब को मद्देनज़र रख करके निकाला जाता है। तो अगर किसी को खाना मिल भी रहा है लेकिन वो कम अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, जितना कैलोरी ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा है, तो वैसे केसेस में उनका ग्रोथ रुक जाता है, स्टंटेड हो जाते हैं और वेस्टिंग होने लगता है। तो वैसे केसेस में वो चूँकि उनका संख्या बढ़ जाता है, इसीलिए ये भारत का स्थान और जो है कि पीछे हो जाता है। तो निश्चित रूप से भारत को ये सब देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब जीडीपी के मामले में भारत का स्थान पूरे विश्व में चौथा पाँचवां है, वैसे केसेस में ये जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 129वां स्थान, और जो है कि आपका साथ ही साथ जो है ये आपका हंगर इंडेक्स में इतना पीछे स्थान उचित, किसी भी मायने में उचित नहीं कहा जाएगा। तो अब आपको ये भी समझना होगा कि भारत में एक और भी समस्या है कि भारत में वैसे तो अन्य, जैसे आप देखिएगा 1965 के आसपास में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, आपके जवाहरलाल नेहरू के बाद आपका जब आए थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और चूँकि उस समय क्या हुआ था कि जब युद्ध शुरू हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो उस समय जो है अमेरिका ने बहुत पाबंदी लगा दी थी, चूँकि भारत अटैक कर दिया था, पाकिस्तान ने कुछ ज़मीन हड़प लिया था भारत का कश्मीर में, तो भारत ने भी अटैक करके उसका लाहौर तक का कब्जा, ज़मीन को कब्जा करने के तक पहुंच गया था। लाहौर से बस 1-2 घंटे की दूरी पर था। तो उसके बाद अमेरिका का इंटरफेरेंस हुआ, जो कि उस समय पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था। तो अमेरिका ने जो है कि कहा कि भाई वहाँ पर जो है गेहूँ आता था वहाँ से, तो उस समय भारत आयात करता था गेहूँ, तो गेहूँ रोक दिया था और वो ख़राब क्वालिटी का गेहूँ यहाँ भेजता था, जो वहाँ का जानवर खाते थे वो यहाँ भेजता था। तो उस समय जो है कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, और यह हर आदमी जानता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में आया था, हरित क्रांति, स्वामीनाथन जी थे उस समय कृषि वैज्ञानिक। तो उस समय और भी देशों में और भी जो विकासशील और पिछड़े मुल्कों में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो है कि ये तो उत्पादकता तो बढ़ी है, लेकिन जो है कि आप देखिएगा कि उसमें क्या उपज रहा है, तो वो अगर आप छिद्रान्वेषण करने बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि करीब करीब भारत में प्रति व्यक्ति जो है कि चावल 80 किलो उपजता है। एक साल में भारत में प्रति व्यक्ति 80 किलो चावल उपजता है। एक साल में भारत में
प्रति व्यक्ति 71 किलो जो है कि गेहूँ उपजता है और केवल 15 किलो आपका दाल उपजता है। और अगर तिलहन की बात कीजिएगा तो वो तो और जो है 8-9 किलो ही प्रति व्यक्ति उपजता है। तो अभी भारत तिलहन और दलहन दोनों का आयात करता है। अभी तो दाल की अभी खासकर जो कीमत बढ़ा फिलहाल में, अरहर का दाल का जो है 105 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हो गया। तो उसका एक कारण आप ये भी देखिएगा कि सरकार ने सही समय पर आयात नहीं किया, तो उसके वजह से भी ये इसका प्राइस बढ़ा। तो अब आप देखिएगा कि आपके यहाँ दाल कम उपजता है और चावल ज़्यादा उपजता है, गेहूँ उससे थोड़ा सा कम उपजता है। तो लेकिन अगर आप इसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई भारत को खासकर जो यहाँ पर एरिया भी कम है तो लोग कम टहलते हैं, तो वैसे कि इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ये किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। और ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो भारत में उपज रहा है, तो इससे खासकर जो चावल है तो ये ज़मीन का अच्छा खासा पानी भी सोख लेता है, तो उसके वजह से जो है कि आपका जो भूगर्भीय जल है वो भी कम होगा, तो उसके वजह से मिट्टी का दोहन ज़्यादा होता है और कहा जाता है कि उससे उर्वरकता और ख़राब होती है। तो जो भी आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट उपजाइएगा, तो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का मतलब हुआ हाइड्रेटेड कार्बन, वो ज़्यादा पानी खींचेगा, ज़मीन से ज़्यादा लेगा, वो वातावरण से कम लेगा, ज़मीन से ज़्यादा लेगा। तो ज़मीन से ज़्यादा लेगा तो ऐसे केस में ज़मीन का पानी ख़त्म होगा, ज़मीन का जो सॉइल का न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ख़त्म होगा। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि जैसे भी लोग फसल उपजाते हैं, तो फसल उपजाने के बाद जो है कि आपका जैसे एक बार चावल उपजाए तो फिर अगली बार दाल उपजा दीजिए, तो दाल क्या करेगा, आपको रिप्लेनिश कर देगा वो, क्योंकि दाल जो है इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग चीज़ है और उसमें बैक्टीरिया भी होता है उसके जड़ में। तो वो क्या करता है कि आपका वो फिर से पुनर्जीवित कर देता है, वो मिट्टी को की उर्वरकता को फिर से पुनर्जीवित कर देता। और अगर आप उसके डंटे को वहीं सड़ने छोड़ दिए हैं तो वो जाहिर सी बात है वो खाद का काम करेगा। तो जो अभी लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दाल उपजाने पर जोर दें। अभी तो मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि सोयाबीन को बर्बाद, जितना किसान उपजाया है सोयाबीन, वो उसको मिल नहीं रहा है उसका मूल्य। जो बहुत सारा मध्य प्रदेश खासकर में जो दलहन उपजा है उसमें उसको किसान को प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो डिस्करेज होगा। तो उसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। हालांकि अगर आप देखिएगा अभी जो भारत में किसान का जो बिल आया है, तो इससे किसानों की इनकम तो ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि वो अब क्या होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो आकर के सीधे किसान से ज़मीन का सौदा कर लेगा कि इतने साल तक हम आपके खेत को यूज करेंगे, सारा चीज़ हम देंगे, बीज हम देंगे, खाद हम देंगे, आपको उपजाना है और इतना रुपया आपको मिलेगा। तो जो कंपनियां जो उपजाएंगी वो उसी हिसाब से उपजाएंगी, उनको अपना फ़ायदा दिखेगा। उनको इससे मतलब नहीं है कि क्या समाज के लिए ज़रूरी है। वो अगर उनको कुरकुरे ज़्यादा बिकता है, उनको आलू का चिप्स ज़्यादा बिकता है, तो वो चीज़ ही बनाएंगे। मक्का ज़्यादा बिकता है तो वो चीज़ बनाएंगे। उससे उनको मतलब नहीं होगा कि धरती का क्या दोहन हो, दाल भी ज़रूरी है उपजाना, वो नहीं सोचेंगे। वो सीधे अपना मार्केट वैल्यू देखेंगे। जैसे कि जब अंग्रेज़ों के टाइम में वो नील उपजाता था ज़मीन पर, जबकि यहाँ भुखमरी की हालत थी, वैसे केस में वो ज़बरदस्ती मजबूर करता था कि नील उपजाओ, कपास उपजाओ, जो कि खाने के लिए ज़रूरी नहीं था। तो ज़बरदस्ती अंग्रेज़ लोग वो सब चीज़ उपजाया करता था। तो उसमें किसान डिसाइड नहीं कर सकता था कि वो अपने खेत में क्या उपजाए। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये भी होने वाला है कि जो कंपनियां हैं वो अपने हिसाब से जो है कि डिसाइड करेंगी कि हमको क्या उपजाना है, और उनका जो एक ही चीज़ होगा कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा किस में है, इसी से वो तय करेंगी कि हमको क्या उपजाना है। तो इस ढंग से यदि होने लगेगा तो एक चीज़ तो तय है कि आपका किसान को तो फ़ायदा निश्चित रूप से बढ़ेगा, किसान का इनकम बढ़ेगा। हालांकि विपक्षी पार्टी ये नहीं समझ रही है, किसान को तो इनकम ज़्यादा होगा नया जो कृषि बिल है, लेकिन उससे अगर किसी को नुकसान होगा तो वो है ज़मीन और जनता को। जनता को नुकसान ये होगा कि एक तो कीमत बढ़ेगा, दूसरा नुकसान ये होगा कि जो है कि वो उसको कंपनी जो है वो उसको उस वही हाई शुगर कंटेंट जो डाइट है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, वो चीज़ ज़्यादा और का और लाएगी मार्केट में, और जो है उसकी वजह से और लोग ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। क्योंकि लोग अब कम मेहनत करते हैं, तो जब कम मेहनत करते हैं तो उनको हाई प्रोटीन डाइट का ज़रूरत है और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का ज़रूरत है। लेकिन हम लोग के यहाँ ये दिखाई पड़ता है कि हम लोग के यहाँ हाई जो कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा उपज रहा है। तो कहीं ना कहीं आज ये दिन है वर्ल्ड फूड डे का, जिसमें हमको कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि अब जब हम अपना शारीरिक एक्टिविटी कम कर दिए, अब अपना सब काम मशीन के सुपुर्द कर दिए, किसान बैठ के अब तमाशा देखता है और डीजल से खेत जुतवाता, तो ऐसे कंडीशन में जब आप शारीरिक एक्टिविटी कम कर दे रहे हैं, तो वैसे केस में हाई कार्बोहाइड्रेट का डाइट
आपको कहने के लिए कैलोरी तो भरपाई कर देगा। अगर आप जोड़िएगा कि एक दिन में कितना कैलोरी का खर्चा है तो उसके हिसाब से तो भरपाई कर देगा, लेकिन आपका जो है उसमें प्रोटीन कम होगा और 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ ज़रूरी है। तो यदि प्रोटीन कमेगा तो जाहिर सी बात है आपको स्टेंटिंग बढ़ेगा और बहुत सारा बीमारी से लड़ने का ताकत कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है आपका इन्फेक्शन भी बढ़ेगा। तो मानव जाति को ये कहीं ना कहीं सोचना होगा कि अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वो सही ढंग से लागू करना चाहता है और वो चाहता है कि लोग जो है 2030 तक, जो यूनाइटेड नेशंस का प्लान है कि 2030 तक इस धरती से सारे भूखों को ख़त्म कर देना, मतलब भूखा लोग अब धरती पर नहीं रहे, सबको कम से कम 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि केवल खाना देने से नहीं होगा बल्कि क्वालिटी फूड भी देना ज़रूरी है। आपको उसको इंश्योर करना होगा उसमें प्रोटीन भी रहे, उस थाली में हरी सब्जी भी रहे, उस थाली में सलाद भी रहे, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तब तो फिर वो खाना दे के क्या कीजिएगा, आप किसी को मार भात आलू खिला के क्या कीजिएगा। ठीक है वो ज़िंदा रह जाएगा बट उसको तो बीमारी होगा। तो इसीलिए ये भी समझना है, क्योंकि चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा। जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो ज़्यादा इन्फेक्शन पकड़ेगा, और कम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, प्रोटीन ज़्यादा खाइएगा, रोज़ टहलिएगा, तो जाहिर सी बात है आपको जो है कि वैसे केसेस में ये आपको कम से कम ये आप कम बीमार पड़िएगा। तो ये भी समझने की आवश्यकता है और इसमें करना ये पड़ेगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। एक तरफ जो ओवरवेट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे हम आपको बताया कि 1.8 बिलियन जो आबादी है विश्व में वो ओवरवेट है। तो ये जो एक तरफ ओवरवेट है जो ज़्यादा खा के बीमार हो रहा है, और एक तरफ जो है ऐसे भी हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि साफ़ सफाई का स्तर कोविड के बाद और बढ़ गया। अब एक स्टेप और दुनिया आगे चला गया साफ़ सफाई में, यानी हम बैक्टीरिया फंगस को और ज़्यादा, वायरस को और हटाना शुरू कर दिए। तो उससे चलते क्या होगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो और बढ़ेगा। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे आपका बीपी, चीनी, थायराइड, गठिया, दमा, तो ये सब बढ़ेगा। तो ये सब अब मानव जाति के लिए खतरा बनने वाला है और बन ही रहा है। डायबिटीज़ का पैंडेमिक ऑलरेडी जारी है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए एक संस्था और एक प्रॉपर नीति का ज़रूरत है कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर दें कि जो ज़्यादा खा रहा है उसको बता दें कि भैया तुम ज़्यादा खा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सेस है तो दान कर दो। एक चैनल बने जो कि उस दान को एक्सेप्ट करे और उसको बांट दिया जाए उन लोगों में जिनको खाना नहीं मिल रहा। तो यही करने की आवश्यकता है और ये केवल एक संस्था से नहीं होगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही काफ़ी नहीं है। ये आपको सारे लोगों को मिल करके जो है कि ये इस पर एक्शन लेना होगा, तभी होगा। और सरकारों का भी काम है कि जहाँ जहाँ बर्बाद होता है, अभी आप देखिएगा बहुत सारे किसानों ने अपना कभी अन्न जला दिया, कभी प्रोडक्ट जला दिया, बहुत सारा लोग देखिएगा टमाटर फेंक दिया क्योंकि उसको उपज नहीं मिला, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर कोई फूड पैदा हो गया धरती पर तो कम से कम बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मौलिक अधिकार बनाना चाहिए कि अगर कोई फूड आया है तो उसको सरकार का जिम्मेदारी है कि उसको वो ले करके उसको प्रॉपर कंज्यूमर तक पहुंचाए और उसको पैसा भी पे करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को के लिए ये कालिक के समान है, उसके चेहरे पर कालिक पुतने के समान है और इसको बहुत ख़राब समझा जाना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि अगर ऐसा सरकारें कर रही हैं तो ये नहीं कि हम जाति धर्म के नाम पर किसी को वोट दे रहे हैं और इन सब चीज़ों को भूल जा रहे हैं। तो आज ये मौका है हमें ये याद दिलाने का कि आज जो वर्ल्ड फूड डे है तो इस धरती पर थोड़ी थोड़ी खुशियाँ सबको मिल जाएं, सब लोग को यहाँ भूखा नहीं सोए इस धरती पर जो है कि। नहीं तो आप देखिएगा तो डाटा तो ये कहता है कि हर 10 में 1 आदमी भूखा है पूरे विश्व में, लेकिन भारत में हर 5 में 1 भूखा है। तो ये आंकड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहा जा सकता। हर 5 या हर यहाँ भी 6-7 में 1 भूखा है, तो ये आंकड़ा अच्छा नहीं कहा जा सकता। भारत को कहीं न कहीं ये देखने की आवश्यकता है कि भले ही सबको भोजन दे दे कहने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन केवल भोजन में अगर चावल दीजिएगा और दाल नहीं दीजिएगा, हरा सब्जी नहीं दे रहे हैं, केवल आलू दे रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो अल्टीमेटली और बीमार बनाएगा। और वैसे केसेस में आप अगर आयुष्मान भारत खोलिएगा उसके बाद तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप भोजन बदल के हर बीमारी ठीक कर सकते। भोजन को सबसे बड़ा दवा कहा जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आज के दिन हम लोग ये प्रतिज्ञा करें कि जहाँ जहाँ भी हम में से ही कुछ लोग उठ करके ये प्रण करें कि जहाँ पर कुछ ऐसा संस्था खोला जाए जिसमें कि जो जहाँ पर खाना बर्बाद हो रहा है उसको हम सही लोगों तक पहुँचा सकें। एक मीडिएटर करने वाला संस्था खुले। और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो जैसे कि अन्ना का स्कीम, जैसे अन्ना वो वहाँ पर तमिलनाडु में चलता था कि 10 रुपये में पूरा भरपेट भोजन, तो उसी प्रकार का स्कीम चलाने की आवश्यकता है। और ये बहुत वक्त की मांग है कि हम पहले भोजन सुनिश्चित कर दें और तभी जो है कि हम आगे जो कि, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला। तो जो जब तक आदमी भूखा
रहेगा तब तक वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो धरती का बोझ हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर कोई भी भूखा है तो जाहिर सी बात है पूरी मानवता भूखी है, तो ये चीज़ उचित नहीं है कहा जाएगा। तो चूँकि वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है, तो इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाने के लिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और जो है कि ताकि सब लोग जागरूक हों, इस मुद्दे पर जागें कि इतने लोग भूखे क्यों हैं। तो आइए इस दिवस पर हम ये प्रतिज्ञा करें कि हमसे भी जो भी हो सकेगा, जहाँ भी हो सकेगा, जागरूकता फैलाएंगे। सरकारों को मजबूर करेंगे कि तुम दाल ज़्यादा उपजाओ और चावल को थोड़ा कम करो और क्रॉप रोटेशन बना दो। अगर नया कृषि बिल आया है तो इसमें ये भी होना चाहिए कि दलहन का चीज़ तुमको ज़्यादा उपजाना है, ये उस कृषि बिल में डाला जाए। ये बहुत ज़रूरी है, तभी जो है कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, अलग अलग मुद्दों पर आपसे मैं मिलता रहता हूँ, आगे भी मिलता रहूँगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंचाई जा सके। और आगे भी अलग अलग मुद्दों पर आपसे बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और जो है कि लोगों के प्रति सहानुभूति और जो भूखे लोगों के प्रति मन में एक सहृदयता ज़रूर याद रखें कि कुछ लोग भूखे भी हैं इस धरती पर, जिनको खाने को नहीं मिलता। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात पे विराम लगाता हूँ। आगे भी मिलता रहूँगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।